टैक्स से जुड़ी हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण रॉय और हमारी इस कोशिश में इस बार हमारे साथ होंगी जाने मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, आपका स्वागत है हमारे शो में। और गौरी और हम लोग मिलकर के इस बार आपको टैक्स से कई सारी बारीकियां बताने वाले हैं, खासतौर से उन लोगों के लिए जो भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं। वैसे तो कई सारे शो में हम लोग डिटेल बताते हैं कैसे फाइल करें, किन किन बातों का ख्याल रखें, लेकिन इन दिनों एक दूसरा ट्रेंड चला हुआ ITR फाइलिंग को लेकर के, वो है कि अलग अलग प्राइवेट पोर्टल आ गए हैं, प्राइवेट ऐप आ गए हैं जो आपको ITR फाइलिंग में मदद करते हैं सस्ते और बड़े यूज़फुल होते हैं। लेकिन ऐसे में अगर उस ऐप, उस पोर्टल के जरिए आप ITR फाइल कर रहे हैं तो किन किन बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए, ये बताएंगे। और साथ ही साथ कि इस बार ITR फाइल की तारीख तो बढ़ा दी गई है, 15 सितंबर कर दी गई है, लेकिन कई लोग इस इंतज़ार में बैठे हैं कि 15 सितंबर तक भर देंगे, बहुत समय है। तो उनके लिए जानना ज़रूरी है कि आप अंतिम तारीख से पहले भरेंगे तब भी आपको महंगा पड़ सकता है। क्यों, ये आपको बताएंगे इस शो में। और साथ ही साथ ऐसे कई लोग हैं जिनको कैपिटल गेन हुआ है लेकिन वो टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं, तो उनको क्या ITR फाइल करना ज़रूरी है क्या? तो इन सारे सवालों का जवाब देंगे और जवाब देने के लिए हमारे साथ गौरी बनी रहेंगी। गौरी, लेकिन सबसे पहला सवाल वो है ITR फाइलिंग को लेकर के। हम लोग तो वैसे दर्शकों को बताते रहते हैं ITR फाइल कैसे करें। कई दर्शक हमारे शो को देख के खुद ब खुद वो लोग ITR फाइल करने के लिए काफ़ी एक्सपर्ट हो गए हैं, लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ कई सारे पोर्टल, प्राइवेट पोर्टल आ गए हैं जो कहते हैं कि हम बहुत ही मिनिमम अमाउंट पर आपको ITR फाइल करवा देंगे, हेल्प कर देंगे। तो अगर कोई उस पोर्टल पे जाए तो किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? पहली बात तो ऐसे पोर्टल का इस्तेमाल करना सही है, कोई दिक्कत तो नहीं? देखिए लक्ष्मण, इसमें सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारी रिटर्न कितनी कॉम्प्लिकेटेड है। अगर हमारी बहुत सिंपल रिटर्न, और जैसे आपने कहा जो हमारे व्यूअर्स हैं, क्योंकि वो शो भी देखते हैं और उनको अपनी रिटर्न से रिलेटेड सारी जानकारी होती है, तो वो अगर उस पोर्टल पे जाएंगे तो चांसेस हैं कि वो रिटर्न अपनी ठीक ही भरेंगे। बट अगर अच्छा, मतलब कि अपना टैक्स गुरु देख लीजिए और उस पोर्टल को देख लीजिए तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं, आराम से एक टर्म होती है KYC, बैंकिंग में चलती है, नो योर कस्टमर। इसमें अगर देखें नो योर कॉम्पिटिशन, नो योर कंप्लायंस, अगर आपको पता है अपनी रिटर्न के बारे में तो आपकी गलती होने का चांस कम है। तो अगर आप इनकम टैक्स पोर्टल से फाइल कर रहे हैं या आप किसी सेल्फ हेल्प पोर्टल से फाइल कर रहे हैं बिना किसी प्रोफेशनल के गाइडेंस के, और आपको नॉलेज है, तो भरी जा सकती है सिंपल रिटर्न। लेकिन उसके बाद भी जब आप रिटर्न भरेंगे तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि आप खुद से रिटर्न भर रहे हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप मिस कर सकते हैं। जैसे कि आपकी कोई एग्जेम्प्ट इनकम है, क्योंकि वो AIS में रिपोर्ट नहीं हुई होगी। अगर आप सिर्फ AIS की बेसिस पर अपनी कॉम्पिटिशन बना देंगे, अपनी रिटर्न फाइल कर देंगे, तो आप एग्जेम्प्ट इनकम जो आपकी है शायद उसको भूल सकते हैं। या कुछ इनकम ऐसी होती है जो आपके बैंक में क्रेडिट हुई होती है बट आपके AIS में रिपोर्ट नहीं होती है। तो सिर्फ AIS के बेसिस पे अगर आप करेंगे, बैंक स्टेटमेंट की एंट्रीज नहीं देखेंगे, तो कोई ऐसी इनकम जो आपको रिपोर्ट करनी थी वो मिस हो सकती है। या कुछ शेड्यूल्स ऐसे होते हैं जो कंपलसरी नहीं होते, आपको पता होना चाहिए कि आपके ऊपर अप्लाई करते हैं कि नहीं। जैसे अगर आप रेजिडेंट है और आपकी कोई फॉरेन एसेट है या फॉरेन कंट्री में किसी भी तरह का कोई एसेट है या बैंक अकाउंट है, आपको उसको रिपोर्ट करना है, तो वहाँ पे आपको खुद ध्यान देना होगा कि अगर आपके पास है आप उसको रिपोर्ट करें। या आपके ऊपर क्लबिंग के प्रोविजंस लागू होते हैं, वाइफ या हस्बैंड की क्लबिंग हो रही है या माइनर चाइल्ड की क्लबिंग हो रही है, ये सारी चीज़ें आपको खुद से ध्यान रखनी होंगी ताकि आप अपनी रिटर्न ठीक से भर सकें। और जब आप अपनी रिटर्न फाइल कर देंगे, ठीक ठाक आपने रिटर्न फाइल कर दी, उसके बाद बहुत कम केसेस में बट कई बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के एंड से नोटिस आता है, उसका ध्यान भी आप ही को रखना है, क्योंकि एक बार आपने पोर्टल से फाइल कर दी, पोर्टल का काम खत्म हो गया। अब उसके बाद कोई नोटिस आता है या कोई डिमांड आती है डिपार्टमेंट से, उसका ध्यान भी आपको खुद ही रखना है। तो अगर आप खुद रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे, केयरफुल रहेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये चीज़ों का ध्यान रखें तो कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। एक चीज़ और है कि इसमें आपने कहा कई लोग कुछ चीज़ें मिस कर जाते हैं, तो सबसे कॉमन चीज़ें क्या होती है लोग मिस कर रहे होते हैं? सबसे ज़्यादा जो कंपलसरी नहीं है, जो AIS में रिपोर्टेड नहीं है, उसको मिस करने का चांस सबसे ज़्यादा है। जैसे आपका
कोई इंटरेस्ट इनकम है पीपीएफ की, पीएफ का कोई छोटा मोटा इंटरेस्ट आया वो रिपोर्ट नहीं हुआ, छोटा मोटा डिविडेंड है रिपोर्ट नहीं हुआ, या आपको कोई गिफ्ट्स मिली हैं अपने रिलेटिव्स से या फ्रेंड्स से और वो टैक्सेबल कैटेगरी में आ रही हैं, मोर देन 50,000 है फ्रेंड्स से या अदर सोर्सेज में, वो जो फिगर्स हैं वो कभी भी एआईएस में नहीं देखने को मिलेंगी। तो ये आपको खुद से रिपोर्ट करनी है। या फॉरेन एसेट्स हैं या बैंक अकाउंट, आपने अपना एक बैंक अकाउंट रिपोर्ट कर दिया, आपको एक्चुअली सारे बैंक अकाउंट्स रिपोर्ट करने होते हैं, बट कंपलसरी नहीं है कि आप 5 डालें। अगर आपका एक है आपको एक ही डालना है, बट अगर आपके 4 हैं तो आपको चारों डालने हैं। ये आपको खुद ध्यान रखना है। अभी वैसे लोग फाइल वाइल कर रहे हैं कि आपके पास जोर शोर से फाइलिंग चल रही है। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही इस बार, क्योंकि इस बार बहुत चीजें बदली। दिक्कत आई है, अब स्टेबल हो गया है, और दिक्कत आई इसीलिए आई थिंक डेट भी बड़ी है, उसके बाद भी थोड़ी इस साल दिक्कतें हैं अनलाइक लास्ट फ्यू ईयर्स, बट आई थिंक अब जल्द पोर्टल भी एक्टिव ज़्यादा होगा और सारी फाइलिंग 15 तक कंप्लीट हो जाएगी। सारी फाइलिंग 15 तक कंप्लीट हो जाएगी। कुछ दिक्कतें आ रही है तो चिंता मत करिए, बहुत सारी यूटिलिटीज़ वगैरह चेंज हुए हैं, तो कई बार ये शुरुआती दिक्कतें होती हैं, लेकिन समय इस वजह सरकार ने आपको दे रखा है। ऐसा करते हैं, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं मुंबई, जहाँ से फारूक साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फारूक साहब नमस्कार। नमस्कार, कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? अच्छा, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, धन्यवाद। It's मुंबई nice में people बारिश like you. It's nice people like you make this program very good, you know. ओह, थैंक यू सो मच। आप मुंबई की बारिश एंजॉय कर रहे हैं? हाँ, एंजॉय कर रहे हैं। सब सीजन एंजॉय करने का ना, तो ही लाइफ में मजा आता है। बिल्कुल, सारे सीजन एंजॉय करना चाहिए, बहुत अच्छा। यही मुंबई वालों के जो हौसला है ना, वही सब चीज़ों को दुरुस्त कर देती हैं। बताएं, टैक्स गुरु हमारे साथ हैं, गौरी जी हैं, क्या उलझन है? हाँ, गौरी मैडम को नमस्कार। नमस्कार। अच्छा, मेरी माँ जी अम्मी है, वो 93 इयर्स की है। उनका सेविंग्स इंटरेस्ट है 7,000, लेकिन ये टाइम वो फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ शॉर्ट टर्म का बाद में बजट निकाला तो प्रॉब्लम आ गया है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मिलके 241 होता है, तो 125 तो कैपिटल उसमें चले जाता है डिडक्शन में, बाकी का 116 के साथ बताए, एग्जेम्पशन लिमिट में बताए कि 87A में बताए। ठीक है, देखिए जैसे आपने दो सेक्शंस की बात की, एक आपने 87A की बात की। जैसे आपकी माता जी हैं जो सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन हैं, तो उनकी जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है वो 5 लाख होती है। जिस रिबेट की आप बात कर रहे हैं वो रिबेट नहीं मिलेगी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के लिए, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर ने खुद से अपनी स्पीच में ही ये मेंशन किया था और एक्ट में भी ऐसा लिखा गया है कि जो स्पेशल रेट ऑफ इनकम होती है जिसमें आपका ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स आता है, उस केस में रिबेट जो है वो नहीं मिलेगी। लेकिन आपकी माता जी के लिए एक और तरीका है टैक्स बचाने का, क्योंकि उनकी इनकम जो है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से नीचे है, यानी कि जो उनका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो 5 लाख रुपए से नीचे है और उनकी कोई भी और इनकम नहीं है। तो जितना भी उनका लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गेन टैक्सेबल बनता है वो उनका बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से एडजस्ट हो जाएगा और बैलेंस जो होगा वो ज़ीरो टैक्स आपका बनेगा और आपको टैक्स नहीं देना होगा। रिटर्न आप ज़रूर फाइल कीजिएगा, क्योंकि आपकी रिपोर्टिंग हुई होगी शेयर्स की सेल परचेज या म्यूचुअल फंड्स की सेल परचेज की, और वो रिपोर्टिंग आपकी एआईएस में मेंशन हो रही होगी। उसको आप ठीक तरीके से अपने रिटर्न में मेंशन करिए, रिटर्न फाइल करिए, बट आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो ज़ीरो आ जाएगी। फारूक साहब, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? एक सेकंड, जीरो ये ओल्ड रेजिम में करे कि न्यू रेजिम में? दोनों में ही आपकी वो जो टैक्स लायबिलिटी है वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है वो आपकी मदर के लिए 5 लाख है। तो आप कोई भी रिजीम फाइल करिए, बाय डिफ़ॉल्ट अब न्यू रिजीम ऑप्ट होती है, और अगर आपको ओल्ड रिजीम ऑप्ट करनी होती है तो एक एडिशनल फॉर्म भरना पड़ता है। तो मेरी एडवाइस है आप कन्वीनियंस के लिए न्यू रिजीम फाइल करें, क्योंकि आपकी टैक्स लायबिलिटी दोनों ही केस में नहीं बनेगी। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहा होगा। फिर भी कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, tax@moneycontrol.com पे सवाल भेजिएगा, हम लोग ऐसे ही टैक्स गुरु से सीधी आपकी बातचीत करवाएंगे। ऐसा करते हैं, अब चलते हैं नागपुर, जहां से सुरेंद्र जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार सर। बताएं, कहाँ फंस गए आप? सर, अभी मैंने FY 22-23 के लिए रिटर्न फाइल किया हुआ है जुलाई 23 में, और मैंने वो ओल्ड टैक्स रिजीम से फाइल किया था। तो तब मेरे जो डिडक्शंस थे उसका क्लेम करने के लिए मैंने ओल्ड रिजीम से फाइल किया था, लेकिन अभी मुझे ऐसा पता चला है कि न्यू टैक्स रिजीम से उसमें मैंने टैक्स कैलकुलेट करने पे ज़्यादा टैक्स भर दिया।
तो अभी जो मैंने और जो रिटर्न भरा था मैंने, वो प्रोसेस भी हो गया है, उसका रिफंड भी आ गया है मुझे। तो मैं अभी ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या मैं जो फाइल किया हुआ रिटर्न है उसको रिवाइज कर सकता हूँ या फिर उसमें रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट डाल सकता हूँ? दोनों ही चीज़ें आपके केस में पॉसिबल नहीं होंगी। उसका रीज़न ये है कि जिस फाइनेंशियल ईयर की ये बात कर रहे हैं उसकी रिटर्न रिवाइज करने की ड्यू डेट बहुत पहले जा चुकी है। तो जिस भी फाइनेंशियल ईयर की आप रिटर्न भरते हैं उसके असेसमेंट ईयर के दिसंबर तक आपको रिटर्न रिवाइज करने का प्रोविज़न है। यानी कि अगर आपने 22-23 में अपनी रिटर्न फाइल की के फाइनेंशियल ईयर के लिए फाइल की है जुलाई 23 में, तो दिसंबर 23 तक आपको उसको रिवाइज करने का ऑप्शन मिलता था। आपने वो रिवाइज नहीं किया तो अब आप रिटर्न को पहले तो रिवाइज ही नहीं कर सकते, तो रिजीम चेंज करने का तो सवाल ही नहीं उठता। दूसरा, आपने बात की रेक्टिफिकेशन की। जो रेक्टिफिकेशन फाइल होती है उसमें बहुत सारी कंडीशंस होती हैं और उसका मेन जो कंडीशन होती है उसमें आप अपना जो टैक्स पेबल है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। वो रेक्टिफिकेशन कुछ और चीज़ों के लिए दी गई है। आपके केस में रेक्टिफिकेशन अप्लाई नहीं होगी, वो रिक्वेस्ट सबमिट नहीं हो पाएगी। तो रिवीजन और रेक्टिफिकेशन दोनों नहीं हो सकती। लास्ट जो फाइनेंशियल ईयर 22-23 की हम बात कर रहे हैं उसको आप नहीं कर पाएंगे, उसको आप भूल जाइए। आगे जब आप रिटर्न फाइल करेंगे, अब इस बारी करेंगे लास्ट 24-25 फाइनेंशियल ईयर की, आप अब केयरफुल रहिए, पहले से ही कंप्यूट करें ओल्ड और न्यू रिजीम। एंड जब आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि कौन सी रिजीम में एक्चुअली आपका टैक्स कम बन रहा है, तभी आप उसको फाइल करें। अगर आप बार बार चेक कर पाएंगे अपने पोर्टल पे कि दोनों में से क्या फ़र्क आ रहा है तो आप सही रिटर्न भरेंगे। अगर आपने बाई चांस इस साल भी गलत ऑप्ट कर दिया तो आप दिसंबर तक अपनी रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं, इसी साल के दिसंबर 2025 तक। जैसे ही वो डेट निकल जाएगी आप उसके बाद उसको फिर से रिवाइज नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस केस में भी रिवाइज, जो आपने लास्ट लाइन बताया, उसमें भी रिवाइज करने का मतलब क्या ये है कि रिजीम हम चेंज कर सकते हैं? रिजीम आप चेंज कर सकते हैं। अब इसमें लेकिन कंडीशंस और भी हैं। अगर आपकी सिर्फ सैलरी इनकम है या इंटरेस्ट इनकम है, यानी कि आपका कोई बिजनेस से इनकम नहीं है, तो आप रिजीम चेंज कर सकते हैं इजीली। लेकिन अगर आपकी बिजनेस इनकम है तो क्योंकि उसमें एक कंस्ट्रेंट होता है कि आप हर साल चेंज नहीं कर सकते, तो आप एक ही बार ऑप्ट इन और ऑप्ट आउट कर सकते हैं। अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं आप कर सकते हैं, नहीं है तो आपको फिर वो मौका नहीं मिलेगा। बट ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिनकी बिजनेस इनकम है। बिल्कुल। सुरेंद्र जी, कोई कंफ्यूजन है? नहीं, तो मैं भी सैलरीड एसएससी हूँ, तो अभी मुझे वो ऑप्शन है कि नहीं है? यानी नहीं, जिस फाइनेंशियल ईयर की आप बात कर रहे हैं उसके लिए ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो डेट निकल चुकी है। 22-23 असेसमेंट ईयर 23-24 की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए ऑप्शन नहीं है चेंज करने का। ये बिल्कुल क्लियर इन्होंने कह दिया है। तो अगली बार जब करें तो पूरा कैलकुलेशन करके करें। बाकी दर्शक के लिए यही सुझाव रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के हमारे साथ बनी हुई है जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, चूंकि आईटीआर फाइलिंग का समय चल रहा है, समय तो काफ़ी है, मतलब 15 सितंबर है, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 15 सितंबर के इंतज़ार में हैं कि 15 सितंबर आने वाला आएगा तो 2-4 दिन पहले फाइल कर देंगे। कई लोग फाइल कर भी लेंगे, हो सकता है कि अंतिम समय जो रश होता है, आदत हम लोग की होती है, कोई गलती भी ना करें। लेकिन इन सब के बावजूद क्या उनको कोई नुकसान होगा क्या आखिरी वक्त में फाइल करने पे? बिल्कुल लक्ष्मण, देखिए जो हमारी ओरिजिनल डेट होती है रिटर्न फाइलिंग की 31 जुलाई, यूजुअली लोग उस डेट तक रिटर्न अपनी फाइल करते हैं। बट क्योंकि इस साल डेट बड़ी है, 15 सितंबर है अभी, और पोर्टल शुरू में चल नहीं रहा था, यूटिलिटीज़ भी लेट रिलीज़ हुई हैं और बहुत टाइमली जो है सरकार ने ड्यू डेट को एक्सटेंड कर दिया था, तो लोग अब रिटर्न फाइल करना शुरू कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न है जिसकी हम अक्सर बात करते हैं, एडवांस टैक्स, जिसका मेन लॉजिक ये होता है कि जिस साल में आप कमा रहे हैं उसी साल में जैसे जैसे कमा रहे हैं वैसे वैसे आप टैक्स भरते रहिए। तो हम क्योंकि बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 की, तो जितनी अभी आपकी टैक्स लायबिलिटी थी आपको उसी फाइनेंशियल ईयर में एज एडवांस टैक्स पे करनी थी। अब अगर आप जब अपनी रिटर्न फाइल करेंगे और आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी होती है,
यूजुअली आपकी कोई इंटरेस्ट इनकम होती है, एफडी की इनकम होती है, कोई कैपिटल गेन होता है, या बिजनेस केसेस में, या कोई भी सैलरी के अलावा इनकम जब होती है उसकी लाइबिलिटी यूजुअली आपके ऊपर होती है टैक्स भरने की, जो आप एडवांस टैक्स के तौर पर नहीं दे रहे होते हैं, या दे रहे होते हैं, कम दे रहे होते हैं। और जब आप रिटर्न एक्चुअली अपनी फाइल करेंगे, आप कंप्यूटेशन देखेंगे तो टैक्स पेबल आ सकता है। अगर ये टैक्स पेबल 10,000 रुपए से ज़्यादा है, जो कि बहुत बड़ी फिगर नहीं है, अगर आपकी एफडी से इंटरेस्ट है, सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट है, कोई भी और इनकम है, आपका 10,000 से ज़्यादा का टैक्स पेबल बन सकता है। इस केस में आपको इंटरेस्ट देना होगा, और ये इंटरेस्ट जो सेक्शन 234B और 234C में लगता है, इसके ऊपर छूट आपको नहीं दी गई है। आपका 234A का इंटरेस्ट नहीं लगेगा, आपकी जो लेट फाइलिंग की पेनल्टी होती है 5,000 की, वो नहीं लगेगी। लेकिन अगर आपका टैक्स पेबल 10,000 से ज़्यादा है, वो आपको देना होगा। तो अब जिन्होंने अभी तक फाइल नहीं की है, अगस्त टुवर्ड्स द एंड तक भी, और आपका टैक्स पेबल बन रहा है, आप 31 से पहले पे कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप 31 अगस्त क्रॉस करेंगे, यानी कि सितंबर का महीना चालू हो जाएगा, आपके पूरे महीने का इंटरेस्ट जो है वो लग जाएगा इन दो सेक्शंस में। तो ऑलरेडी डिलेड हैं अगर आप, तो एटलीस्ट फर्दर डिले ना करें और 31 से पहले अपनी टैक्स लायबिलिटी आप पे कर दीजिए। नहीं, आपने दो चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग कही। एक तो कि 1 सितंबर जैसे ही लग जाएगा आपको इंटरेस्ट पूरे महीने का देना पड़ेगा, ऐसा है क्या? ऐसा क्यों? पार्ट ऑफ द मंथ, और मंथ जो भी है, अगर आपने जैसे ही आप सितंबर में जाएंगे, पूरे महीने का आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है 1% का, दोनों सेक्शन में अलग अलग, वो इंटरेस्ट आपके ऊपर लग तो जाएगा। भाई साहब, आप 15 सितंबर तक इंतजार मत करिए। अगर आपके ऊपर एडवांस टैक्स बन रहा है तो चुपचाप से पहले ही दे दीजिए, भले रिटर्न बाद में फाइल करें। बिल्कुल, रिटर्न आप 15 तारीख को भी करें। एडवांस टैक्स जो आपको देना था, अगर वो नहीं दिया है, तो सेल्फ असेसमेंट टैक्स बना के उसको अभी आप 31 से पहले दे दीजिए। दे दीजिए, क्योंकि अब तो इस महीने का तो इंटरेस्ट लग ही गया होगा जिनको देना लग चुका होगा। हाँ, तो ये तारीख बढ़ाई गई है रिटर्न फाइलिंग की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एडवांस टैक्स जो बनता है वो भी आप 15 सितंबर तक ही दें, उसके बाद देंगे तब आपको ब्याज लगेगा, ऐसा नहीं है। ब्याज पहले ही लग जाएगा। हाँ, पेनल्टी वगैरह जो लगता था वो नहीं लगेगा। तो बड़े काम की बात है, बताइए, बहुत ही बारीक बातें हैं, बहुत लोगों को पता नहीं रहता है। तो जिनके ऊपर एडवांस टैक्स थोड़ा ही बनने की गुंजाइश बन रही है, 10,000 से ज़्यादा, वो एडवांस टैक्स चुका दें। ITR भी चाहे तो साथ में फाइल कर दें, नहीं फाइल कर सकते हैं तो 15 सितंबर तक का समय आपके पास है, लेकिन एडवांस टैक्स चुकाने के लिए 15 सितंबर तक का इंतजार ना करें। गौरी की बिल्कुल साफ सलाह है, क्योंकि अब जब ब्याज की देनदारी बनेगी ना, तब मत कहिए कि हमें ब्याज क्यों मांग रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो इसका ख्याल रखिएगा। और चलते हैं फिर से सवाल जवाब के सिलसिले पर। पुणे से सतीश जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सतीश जी, नमस्कार। नमस्कार लक्ष्मण जी, नमस्कार गौरी मैम। नमस्कार, बताएं क्या सवाल है आपके पास? 2-3 छोटे छोटे डाउट्स हैं बेसिकली। तो इस फाइनेंशियल ईयर के लिए जब मैं टैक्स फाइल करने गया, तो पिछले साल का जो मैंने भरा था ITR, उसमें दिखा रहा था ITR प्रोसेस्ड विद डिमांड ड्यू, लेकिन जब वो लेटर देखा, लेटर में कुछ आउटस्टैंडिंग डिमांड नहीं थी। तो ये कुछ ग्लिच है या कुछ इशू है जो ITR के पोर्टल पे दिख रहा है? क्योंकि मैंने न्यू रेजिम में ऑप्ट किया हुआ था, इससे पहले मैंने फिल किए हुए थे तो ओल्ड रेजिम में थे सारे, उसमें तो सब प्रोसेस है प्रॉपर, लेकिन इस बार ये दिख रहा है। ठीक है। और दूसरा एक सवाल था कि टोटल इनकम टैक्सेबल नहीं है, लेकिन कुछ इक्विटी शेयर थे जिसको सोल्ड करने से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ था। तो इस केस में कौन सा ITR फॉर्म मैं भर सकता हूँ? अच्छा, और दूसरा हुआ था लेकिन टैक्सेबल नहीं है। हाँ, टोटल इनकम टैक्सेबल नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है इक्विटी शेयर बेचने के बाद। और इसीलिए जुड़ा हुआ और सवाल था कि इसके लिए जो कैपिटल गेन का टैक्स था शॉर्ट टर्म, उसके लिए सेल्फ असेसमेंट में मैंने पे किया था, लेकिन उसमें ब्रेकअप नहीं डाल पाया था, तो सब कुछ एक ही में डाल दिया था। शेयर्स वगैरह का ब्रेकअप रहता है, लेकिन सब कुछ एक ही में डाल दिया, तो उसके लिए कुछ इशू है? अगर है तो ठीक है, आपको तीनों सवालों का जवाब गौरी देंगी। गौरी, एक तो पोर्टल में इनको कुछ दिक्कतें दिख रही हैं, उसका क्या उपाय है? जिस चीज़ की ये बात कर रहे हैं, ये दिक्कत मैंने भी देखी है कुछ केसेस में, लेकिन सिर्फ ये कहना कि वहाँ पे डिमांड ड्यू है और आपको नहीं दिखी डिमांड, इनफ नहीं होगा। आप पोर्टल पे जाके एक जो
अलग से डिमांड आउटस्टैंडिंग का कॉलम होता है, उसमें जाके देखिए आपके कोई पेंडिंग नोटिस तो नहीं है, कोई पेंडिंग डिमांड तो नहीं है। सिर्फ जो डैशबोर्ड में दिखाता है प्रोसेस्ड विद डिमांड ड्यू, उस पर रिलाय ना करें। उसमें गलती हुई है कुछ केसेस में, मेरी भी नज़र में आया कि वो एक्चुअल में कोई डिमांड नहीं है और सिर्फ वहाँ पे ये दिख रहा है। और दूसरा, अगर जैसे आपने अपना ईमेल आईडी दिया होगा, मैं मान के चल रही हूँ अपना ही दिया होगा, एडवाइजेबल यही है कि आपका ईमेल आईडी होना चाहिए पोर्टल पे। आप अपनी ईमेल चेक करिए, आपके पास डिपार्टमेंट से कोई ईमेल तो नहीं आई है जब रिटर्न आपकी प्रोसेस हुई है विद डिमांड, तो वो आपको वेरीफाई करना होगा। अगर दोनों चीज़ें नहीं हैं तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, वो एक टेक्निकल ग्लिच हुआ है पोर्टल के एंड पे। जो आपका दूसरा सवाल है आईटीआर, जो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न है उसमें आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्योंकि टैक्सेबल नहीं है लेकिन हुआ है, सेल परचेज आपने किया है, तो आपके एआईएस में रिपोर्टिंग भी हुई होगी और आपका हो सकता है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से थोड़ा सा ऊपर जा रहा हो या आसपास हो। आपके लिए रिटर्न भरना डेफिनेटली एडवाइजेबल है, आप रिटर्न ज़रूर भरिएगा। और आपकी अगर सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से इनकम है, आप ITR 1 नहीं भर पाएंगे। ITR 1 में इस साल एक प्रोविजन आया कि अगर 1,25,000 तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो आप भर सकते हैं ITR 1, लेकिन उसमें शॉर्ट टर्म इंक्लूडेड नहीं है, तो आप ITR 1 नहीं भर पाएंगे। आपको ITR 2 फाइल करनी होगी, प्रोवाइडेड आपकी कोई और बिजनेस इनकम या कोई ऐसी इनकम नहीं है जो आपको ITR 2 के लिए इनएलिजिबल करती है। तो आप ITR 2 भरिए, रिटर्न ज़रूर भरिएगा। और आपको जो भी, अगर आपका सपोज कोई छोटा मोटा TDS कटा है, इंटरेस्ट इनकम या कुछ भी, वो आपका रिफंड आ जाएगा। तो अब कोई दिक्कत तो नहीं है भूपेन जी? सॉरी, इसमें एक पार्ट रह गया, इसमें जो मैं एडवांस टैक्स पे किया हूँ उसमें ब्रेकअप नहीं डाला, टोटल सिर्फ टैक्स में डाल दिया है। उसका कोई भी दिक्कत नहीं है। आपने जो एडवांस टैक्स पे किया है आपने वो पूरा बेसिक पे में डाल दिया होगा, आपने उसमें अलग से सेस या सरचार्ज या उस कॉलम में नहीं डाला होगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। पोर्टल अपने आप उसको उस कैटेगरी में ले जाएगा जिसमें वो फॉल करता है। बट एडवांस टैक्स की आपकी लायबिलिटी नहीं थी क्योंकि आपका टैक्स पेबल निल बनता है। अगर आपने कोई एडवांस टैक्स पे किया है, जब आप रिटर्न फाइल करेंगे वो सारा का सारा आपका रिफंड आ जाएगा। और जब आप उसका आपने जो चालान भरा होगा, जब आपने रिटर्न फाइल, जो आपने एडवांस टैक्स फाइल किया होगा, उस चालान को आप अपने पास रखिएगा और कोई भी दिक्कत नहीं, वो ऑटोमेटिकली अपने हेड में ले जाएगा उसको। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो कन्फ्यूजन है वो आपका दूर हो चुका होगा। ऐसा करते हैं कोलकाता चलते हैं, वहाँ से भूपेन जी हमारे साथ, भूपेन दत्तानी जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। भूपेन साहब नमस्कार। नमस्कार लक्ष्मण जी। बताएं क्या उलझन है आपकी? एक्चुअली मैंने 2010 में एक यूलिप पॉलिसी खरीदी है, उसकी मैच्योरिटी है 2083 में। तो इस साल अगर मैं ये यूलिप पॉलिसी सरेंडर करता हूँ तो क्या मुझे 1010D का बेनिफिट मिलेगा? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर 1010D का बेनिफिट मिलता है तो इस साल 12 लाख रुपए तक की इनकम मतलब टैक्स फ्री है, तो वो जो भी मुझे उसमें से प्रोसीड्स मिलते हैं क्या वो मेरे 12 लाख वाले इनकम में इंक्लूड होंगे कि वो एग्जेम्प्ट अगर होते हैं तो उसको सेपरेटली मैं उसको ट्रीट कर सकता हूँ? आप मुझे अपना यूलिप का जो सम अश्योर्ड है और जो प्रीमियम अमाउंट है वो बता सकते हैं एक बारी? जी, सम अश्योर्ड है मेरा 10 लाख और प्रीमियम है 1,20,000। 2010 में मैंने पॉलिसी खरीदी है। ठीक है, तो इसमें जो सेक्शन 1010D का जो मेन जो क्लॉज होता है वो होता है कि आपका जो प्रीमियम है वो सम अश्योर्ड से 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये चेंज आया था साल 2012 में। 2012 से पहले जिन लोगों ने पॉलिसी ली उनके लिए था कि अगर आपका जो प्रीमियम का अमाउंट है वो लेस देन 20% है ऑफ सम अश्योर्ड तो आप 1010D के लिए एलिजिबल होते हैं। 1010D की कुछ कंडीशंस होती है, आपको 5 साल तक होल्ड करना होता है और ये सम अश्योर्ड और प्रीमियम का जो परसेंटेज होता है उसको भी फुलफिल करना होता है। यूजुअली जब आपको कोई भी पॉलिसी सेल करता है, यूलिप सेल करता है, जो भी आपका एडवाइज़र होता है वो बताता है कि आप ये पॉलिसी जो ले रहे हैं ये सेक्शन 1010D में कवर्ड है कि नहीं है, और उस पॉलिसी की जो स्लिप होगी, रिसीट होगी, उसके ऊपर भी लिखा होगा। तो आपको 5 साल से ऊपर हो चुके हैं, आप 20% से कम के प्रीमियम में थे साल 2012 से, आपका जो 1010D का सेक्शन है उसकी कंडीशंस आप फुलफिल करते हैं, आपको इसका एग्जेम्पशन मिल जाएगा। जो भी आपकी प्रोसीड्स होंगी
आपको जो कंपनी से मिलेंगी वो सारी की सारी टैक्स एग्जेम्प्ट होंगी, बट आपको रिटर्न में दिखानी है अंडर सेक्शन 1010D एग्जेम्प्ट। और इसको चेक करने का एक तरीका और होता है, प्रैक्टिकल तरीका, कि जब भी आपके पास ऐसा अमाउंट आता है तो आप अपना 26S और AIS चेक करें। अगर आपका TDS कटा है तो हो सकता है कहीं कोई कंडीशन आपने फुलफिल नहीं की है, इसलिए आपका TDS कटा है। तो आपने जिनसे भी यूलिप लिया है उनको एक बार कांटेक्ट करें, क्योंकि अगर 1010D की कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो आपका TDS भी नहीं कटेगा। तो ये एक प्रैक्टिकल तरीका है चेक करने का। ऑल्दो आपकी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, आपका 1010D का जो बेनिफिट है आपको मिल जाएगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ कोई कन्फ्यूजन अब नहीं रहा होगा। गौरी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी सवालों का जवाब देने के लिए। टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पे, और अपना सवाल जब भेजें तो अपने सवाल के साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। तो टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।